A very good morning to all students. Today we are starting our third lecture, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अपनी सांद्रण इकाइयाँ। सांद्रण इकाइयों में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था बच्चों? हमने कवर कर ली थी मोलरता हमने क्या कर ली थी? कंप्लीट की थी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों वो होगा हमारा नॉर्मलता। हेडिंग लगाइए नॉर्मलता। नेक्स्ट टॉपिक इज क्या है बच्चों? नॉर्मलता। नॉर्मलता को जो प्रदर्शित करते हैं वो कैपिटल एन से करते हैं। नॉर्मलता को कैसे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एन से। परिभाषा लिखिए आप, नोट डाउन द डेफिनेशन प्लीज। परिभाषा क्या है? विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स सांद्रण इकाई हम पढ़ रहे हैं, ये जितनी भी सांद्रण इकाई जो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करती है, जितनी भी सांद्रण इकाई हम पढ़ रहे हैं उनमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो ऊपर की जो होगी वो हमेशा किसके लिए होगी? ऊपर की इकाई हमेशा किसके लिए? विलय के लिए होगी, और नीचे की इकाई हमेशा विलयन के लिए होगी। मोलरता में ऐसा नहीं होता। मोलरता में क्या होता है? ऊपरली इकाई विलय के लिए होती है और नीचे वाली विलायक के लिए होती है। अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या किसके लिए होगी? अभी समझाऊंगा ये क्या चीज़ होती है, पहले आप समझ लो थोड़ा। ग्राम तुल्यांकों की संख्या ये ऊपरले वाली है ना, ये किसके लिए होगी? विलय के लिए। और बच्चों जो ये नीचे वाली है किसके लिए होगी? ये विलयन के लिए। तो बच्चों डेफिनेशन यहीं से बनी है। विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इसमें तो आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अभी तक। डेफिनेशन मतलब ये आई कहाँ से है, अब ये कैसे हुई है वो अभी आपको मतलब बताना है मुझे। ग्राम तुल्यांकों क्या होता है? ठीक है बच्चों, ये इसका फॉर्मूला होता है, जनरल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, सामान्य प्रदर्शन। अब n इज इक्वल्स टू, ग्राम क्या होता है बच्चों? हमारा भार। और भार को मैं कैसे लिख सकता हूँ? स्मॉल w, छोटा w हमारा क्या होता है? भार होता है ना। तुल्यांक क्या होता है बच्चों? तुल्यांकी भार। ये क्या होता है हमारा? तुल्यांकी भार। और ये हमें कहाँ पढ़ाया जाता है? मोल अभिधारणा, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया जाता है। अभी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे भी ये सिखाऊंगा कैसे निकलता है। तुल्यांकी भार को हम प्रदर्शित करते हैं EM। कहीं से बच्चों? EM से, इक्विवेलेंट मास, तुल्यांकी भार। और ये कहाँ पाया जाएगा? यहाँ पे। और आयतन को कहीं से दिखाते हैं? V से, और V कहीं में होना चाहिए हमेशा लीटर में। ये हमारा पहला फॉर्मूला है कहीं का, ये हमारा पहला फॉर्मूला है नॉर्मलता का। बट हमें तो अभी ये नहीं पता कि EM क्या होता है, इक्विवेलेंट मास, तुल्यांकी भार कैसे निकलता है। जैसे उन्होंने आपको दे दिया कि W भी आपको गिवन है। W क्या दे दिया कि 25 ग्राम हमने विलय उसमें मिलाया है, विलायक के अंदर या विलयन के अंदर। ये उस विलयन का आयतन होगा जो तैयार हुआ है हमारा लीटर में। ये क्या है? तुल्यांकी भार। तो अभी हमें तुल्यांकी भार समझना होगा। तो आपको ग्राम तुल्यांकों में ग्राम मतलब भार होता है और तुल्यांक मतलब तुल्यांकी भार होता है। तो इसे तो हमने नोट कर लिया W/EM। और यहाँ पे क्या हमारा? विलयन का आयतन। आयतन को V से दिखाते हैं। अभी मैं आपको समझा देता हूँ तुल्यांकी भार क्या होता है। तुल्यांकी भार क्या होता है, फिर इस फॉर्मूले से आगे कंटिन्यू करेंगे। आप यहाँ तक का नोट कर ले अभी, मतलब यहाँ तक का आपके पास में नोट होने चाहिए पहले। अभी देख लेते हैं कि मतलब ये तुल्यांकी भार क्या होता है। EM, इक्विवेलेंट मास, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार निकालने के लिए आपको m0 मोलर द्रव्यमान तथा n फैक्टर ज्ञात करना होता है। अगर आपने उसके अणुभार को, मोलर द्रव्यमान या अणुभार एक ही चीज़ होता है, उसके n फैक्टर से भाग कर दिया तो उसका क्या निकल जाएगा? तुल्यांकी भार। सपोज करो हमारे पास में है H2SO4, सपोज डेट। अभी समझा देता हूँ इस एग्जाम्पल को लेके। अब H2SO4 का कुल भार कितना होता है हमारा? 98। ये हमें वैसे भी क्वेश्चन में मिल जाता है।
हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का कितना होता है हमारा 64। अब बच्चों ये जो है ना ये उनके भार कहाँ से आए, मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाल रखी है जिसमें हमारे 100 ट्रिक है। वो 100 ट्रिक के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग 20 एलिमेंट्स जो शुरू के 20 तत्व है ना उनके भार कैसे याद रखे उसकी एक ट्रिक है। तो आप चैनल पर विजिट करो और वहाँ से इनके सभी के भार याद कर लें। तो इसका जो टोटल मास आता है वो कितना आता है 98। जो किसी यौगिक का भार होता है वो उसका m0 कहलाता है, मोलर द्रव्यमान। अब इसके लिए एन फैक्टर कितना होता है, H2SO4 के लिए एन फैक्टर कितना होता है 2, ये कितना आ गया हमारा 49। अब ये 2 कहाँ से आया है, यही एन फैक्टर है। तो देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ, तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए आपको m0 तथा एन फैक्टर चाहिए। m0 तो आपको पता लग गया कहाँ से आता है, बस एन फैक्टर चाहिए। अब ये NF जो है ना ये हमारा एन फैक्टर होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एन फैक्टर कहाँ से आता है। उस यौगिक के बारे में जो आपको नाम दिया जाएगा कंपाउंड के अंदर जो मिलाया जाएगा विलय के रूप में, उसके बारे में उसका तुल्यांकी भार निकालना होता है। अभी समझाऊंगा कैसे। देखो और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैं आपको बोलूँगी ये हमारी नॉर्मलता का फॉर्मूला है W अपॉन इक्विवेलेंट मास तुल्यांकी भार और वॉल्यूम लीटर में। अब ये पूरे किसके लिए होता है ये बताओ। ये ग्राम तुल्यांकी हो गया, ग्राम तुल्यांकी। ये विलय के लिए होता है क्या, तो विलय का तुल्यांकी भार चाहिए हमें, विलय का तुल्यांकी भार, और विलय का क्या चाहिए भार, और ये विलयन का आयतन। अब ये W और EM ये सब विलय के लिए होता है। तो EM इज इक्वल्स टू m0 अपॉन एन फैक्टर। जब ये पूरी टर्म विलय के लिए है हमारे लिए, किसके लिए बच्चों, विलय के लिए, तो m0 भी किसका चाहिए हमें, विलय का ही चाहिए, और एन फैक्टर भी हमें किसका चाहिए, विलय का ही चाहिए। तो जब वो मिला होगा ना, मतलब विलयन को तैयार करने के लिए विलय को मिलाएगा, तो वहाँ पे एक नाम गिवन होगा क्वेश्चन में, वो मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको नजर आएगा खूब अच्छे से कि आपने विलय क्या मिलाया है। तो विलय जो मिलाया होगा उसका मोलर द्रव्यमान और उसका एन फैक्टर ये तक दो तो उसका तुल्यांकी भार आ जाएगा। अब ये एन फैक्टर कहाँ से आया है वो बता देता हूँ एक बार। हेडिंग लगाओ, एन फैक्टर की गणना। एन फैक्टर की गणना, एन फैक्टर की गणना हम कैसे कर सकते हैं, हेडिंग लगाओ बच्चों, एन फैक्टर की गणना। गणना बोलते हैं हम कैलकुलेशन को, कि कैसे कैलकुलेट करेंगे हम एन फैक्टर को। देखो एन फैक्टर की गणना, एन फैक्टर बच्चों इसमें थोड़ा नोट डाउन कर लो आप पहले। एन फैक्टर विलय की प्रकृति पर निर्भर करता है, एन फैक्टर विलय की प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात विलय किस प्रकार का है, अर्थात विलय किस प्रकार का है। हमारा विलय अम्ल भी हो सकता है, क्या हो सकता है बच्चों, अम्ल भी हो सकता है। हमारा विलय अक्षार भी हो सकता है, हमारा विलय लवण भी हो सकता है कोई, हमारा विलय आक्सीकारक भी हो सकता है, क्या हो सकता है, आक्सीकारक भी हो सकता है, अपचायक भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, मोस्टली हमारे जो क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों वो हमारे कहाँ से आते हैं, अम्ल से आते हैं। हमारे जो क्वेश्चन आते हैं मोस्टली अम्ल से आते हैं। अब आप ये बताओ कि अम्ल की परिभाषा क्या है, अम्ल किसे बोलते हैं। अम्ल बोलते हैं बच्चों हम जो H+ आयन देते हैं, जो क्या देते हैं बच्चों, H+ आयन। अम्ल के लिए हमारी 3 थ्योरी है, अम्ल को अक्षार को समझाने के लिए 3 थ्योरी है हमारे पास में। सबसे पहली कौन सी है, आर्रेनियस सिद्धांत, दूसरा है ब्रोंस्टीड तथा लुईस सिद्धांत, और तीसरा सिद्धांत है लुईस सिद्धांत। तो आर्रेनियस के अनुसार अम्ल वे यौगिक होते हैं, अम्ल वे यौगिक होते हैं जो जल में वियोजित होने के बाद, H+ आयन उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, H+ आयन। कितने H है इसके पास में, 2 H+ आयन और SO4-2। तो जो H+ आयन उत्पन्न करता है उसे हम क्या नाम दे सकते हैं, अम्ल। अर्थात अम्ल होने के लिए उसके पास में H+ आयन होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, अब देखो आप H2SO4, HNO3, HCl, HNO2, H3PO4, CH3COOH। अब इन सब के पास में H है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रस एसिड, H3PO4, एसिटिक एसिड, ये सारे हमारे क्या है, एसिड। अब देखो बच्चों, अब इनके पास में H है, सबके पास में। इसके पास में कितने H है, 2। अम्लों के लिए हमेशा क्या होता है,
अम्लों के लिए बच्चों क्या होता है, अम्लों के लिए होते हैं अक्षार्यता। अम्लों के लिए क्या होती है, अक्षार्यता। अब किसी अम्ल की अक्षार्यता हम कैसे बताएंगे, उस अम्ल के पास में ये देखो कि कितने H+ आयन है। कोई भी अम्ल होगा उसके पास में H+ आयन होंगे, जितने H+ आयन उसके पास में होंगे उतनी ही उसकी अक्षार्यता होगी। अब इसके पास में कितने H+ आयन है हमारे, 2, तो इसकी अक्षार्यता कितनी हुई हमारी, अक्षार्यता कितनी है बताओ बच्चों, इनकी अक्षार्यता कितनी है, इनकी 2 है ना इसकी। HNO3 में कितने हैं, 1 है, तो ये भी कितना 1। HCl के पास कितना है 1। HNO2 के पास में कितने H है 1। H3PO4 के पास में कितना है 3। CH3COOH के पास में कितना है। देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जहाँ पे भी COOH मिलेगा आपको ग्रुप, COOH कार्बोक्सी समूह, ये हम सेकंड बुक में पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन के अंदर, इसका ये H काउंट होता है बाद वाला। कौन से वाला, बाद वाला बस। तो इसके पास में कितना होता है 1, क्योंकि जब ये जल में गिरता है ना तो ये ऐसे टूटता है, CH3COO- और H+, तो ये वाला बाद वाला निकलता है। तो इसके पास में कितना होता है हमारा, 1 ही होता है बच्चों। ठीक है, चलो। तो अम्ल के लिए एन फैक्टर कैसे पता लगता है, देखो अब बता देता हूँ मैं। पहले आपको अम्ल पहचानना आना चाहिए कि अम्ल कौन सा होता है, उसके पास में H+ होता है। ठीक है, मैं इधर से रब कर देता हूँ, आप नोट कर लेना। देखो अब ये देखो, आप किसी अम्ल के लिए जितनी उसकी अक्षार्यता होती है, जितनी उसकी अक्षार्यता होती है उतना ही उसका एन फैक्टर होता है। ये यहाँ पे लिखा जाना चाहिए, मैंने नीचे लिख दिया। अम्ल के लिए अक्षार्यता पता कर लो तो उसका वही एन फैक्टर भी होगा। जैसे H2SO4 की अक्षार्यता कितनी है 2, तो एन फैक्टर भी कितना होगा इसका 2 ही होगा। HCl का कितना होगा 1 ही होगा। H3PO4 का कितना होगा 3 ही होगा। तो एन फैक्टर अम्लों के लिए क्या होता है, उसकी अक्षार्यता के बराबर होता है। एक बार वो विकल्प प्रश्न में ये भी आया था कि अम्लों के लिए एन फैक्टर होगा, तो वहाँ पे वो क्या लिखा हुआ था, एक ऑप्शन अक्षार्यता। उल्टा होता है, अम्लों के लिए अक्षार्यता और अक्षारों के लिए अम्लीयता। अब अक्षार किसे बोलते हैं, अक्षार बोलते हैं बच्चों जो OH आयन देते हैं, OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, OH आयन हाइड्रोक्साइड, NaOH, KOH, CaOH की होल ट्वाइस, AlOH की होल थ्राइस। अब इनके पास में सब में OH है। अक्षारों के लिए क्या होता है बच्चों, अक्षारों के लिए क्या होता है, अक्षारों के लिए होता है, मैंने अभी बताई थे आपको अम्लीयता, उल्टा होता है। और अम्लीयता कितनी क्या होती है कि उसके पास में कितने OH- है, OH- की संख्या। NaOH के पास में कितना है 1, तो इसकी अम्लीयता कितनी होगी बच्चों, यहाँ पे आप नोट कर ले, अम्लीयता कितनी होगी 1 होगी बच्चों हमारी। KOH की कितनी होगी, KOH की 1 होगी हमारी। COH की होल ट्वाइस की कितनी होगी 2 होगी। AlOH की होल थ्राइस की कितनी होगी 3 होगी। 3 OH है ना, 2 OH है, 1 OH है, 1 OH है। अब जितनी उसकी अम्लीयता होती है किसकी, अक्षार की, उतना ही उसका एन फैक्टर भी होता है। ठीक है, तो अम्लों के लिए एन फैक्टर, अक्षारों के लिए एन फैक्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक का। अम्लों के लिए क्या होती है बताओ, रिवाइज करो। अम्लों के लिए क्या होती है, अक्षार्यता। अक्षार्यता क्या होती है कि उसके पास में कितने H+ आयन है। और अक्षारों के लिए क्या होती है, अम्लीयता। और अम्लीयता किसे बोलते हैं हम, कि उसके पास में कितने OH- है। क्लियर। अब देखते हैं हम लवण। लवण किसे बोलते हैं हम, लवण। लवण में होते हैं जो ना तो H+ आयन देते हैं टूटने के बाद, और ना ही OH- आयन देते हैं। ना तो H+ आयन देते हैं और ना ही OH- आयन देते हैं। इनमें से कोई सा भी देने का, अर्थात उनके पास में ये होने ही चाहिए। अब जैसे NaCl है नहीं भाई साहब के पास में, KCl, AlCl3, NaF और Al2S3, ये सब ऐसे हैं जिनके पास में ना H है और ना ही OH है। ये तो सबसे ज़्यादा है हमारे पास में। देखो बच्चों, एक बात बता देता हूँ इनके लिए, कोई भी हमारा यौगिक हो, क्या हो बच्चों हमारा, कोई भी हमारा यौगिक हो, कोई भी यौगिक हो, यौगिक हमेशा क्या होता है, उदासीन होता है। यौगिक हमेशा उदासीन होते हैं। उदासीन होने का मीनिंग ये है कि उसके पास जितने धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश भी होता है, जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश भी होता है। अब जैसे NaCl है हमारा, अब आपको पता होगा Na पॉजिटिव होता है और Cl निगेटिव होता है। कुछ बच्चों को अगर नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अलग से जब अकार्बनिक रसायन स्टार्ट करूंगा तो बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा कि ये चार्ज कहाँ से आते हैं।
अभी आप थोड़ा इन्हें एडजस्ट कर ले अगर किसी को प्रॉब्लम है अभी तक। वैसे बच्चों को 9th और 10th में सिखा दिए जाते हैं। अब Na पे कितना टोटल पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव, और Cl पे कितना है बच्चों हमारा 1 निगेटिव। तो जितना टोटल पॉजिटिव होता है उतना ही निगेटिव भी होता है। जैसे इसे कंफर्म करो आप, Al पे कितना होता है ट्राई पॉजिटिव, Cl पे कितना होता है 1 निगेटिव। अब यहाँ पे Al कितने हैं, एक Al है ना, एक Al पे कुल टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है बच्चों हमारा 3 पॉजिटिव। एक Cl पे कितना होता है -1। अब 3 पे कितना होगा, 3 Cl है ना, तो 3 Cl पे कितना होगा -3। देखो जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। Na पॉजिटिव होता है और F निगेटिव होता है, तो एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। अब एक एल्यूमिनियम पे कितना होता है बच्चों +3, अभी बताया था मैंने यहाँ पे आपको। एल्यूमिनियम पे कितना होता है +3। टोटल एल्यूमिनियम हमारी कितनी है 2, तो टोटल कितना हुआ +6। एक एल्यूमिनियम पे +3, एल्यूमिनियम कितनी है 2, तो 1 पे 3, 2 पे 6। सल्फर पे कितना होता है -2, 3 सल्फर, एक सल्फर पे -2, 3 सल्फर पे -6। ठीक है बच्चों, कोई भी यौगिक ले लो जितना पॉजिटिव होता है उतना ही निगेटिव होता है। ये अम्लों में भी लगती है, ये अक्षारों में भी लगती है, ये यौगिकों में, ये लवणों में भी लगती है। मतलब यौगिकों में सभी टाइप के यौगिक में ये बात लगती है। ठीक है कि एवरी कंपाउंड इज न्यूट्रल, सभी यौगिक उदासीन होते हैं। ठीक है बच्चों, अभी ये बात आपने देख ली। अब लवणों के लिए एन फैक्टर क्या होता है, लवणों के लिए एन फैक्टर क्या होता है बच्चों हमारा, ये देख लेते हैं। लवणों के लिए एन फैक्टर क्या होता है, या तो आप कुल धनावेश, या तो कुल क्या पता लगा लो आप, कुल धनावेश कितना है उसमें, या ऑब्लिक लगाया मैंने बीच में, कोई सा एक लेना होगा। या तो धनावेश चेक करेंगे या कुल ऋणावेश कितना है उसके पास में, ये चेक कर लो। परंतु आवेश शामिल नहीं होगा, परंतु आवेश शामिल नहीं होगा। मतलब क्या है इसका, मतलब अगर हमने +3 लिया, क्योंकि जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है, तो हम प्लस का धनावेश ले ले या ऋणावेश ले ले, कोई सा एक लेना होगा। परंतु कोई से कभी आवेश शामिल नहीं करना हमें, मतलब हमें ना पॉजिटिव से मीनिंग है ना निगेटिव, हमें उसकी वैल्यू से मीनिंग है, शामिल नहीं होगा। अब बताओ मुझे, Na पे एक पॉजिटिव था, एक Cl एक निगेटिव था ना, अभी लिख के दिखाई दे मैंने आपको ये, तो इसका इन फैक्टर कितना होगा 1। जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव, मैं कोई सा एक ले लूँ, पर चार्ज को शामिल नहीं करने का, आवेश को शामिल नहीं करना मुझे। अब K पॉजिटिव 1 और Cl 1 निगेटिव, एक एक है ना, तो ये भी 1। Al ट्राई पॉजिटिव और Cl पे -1 होता है, 3 पे -3 हो जाएगा, पर हम 3 पे का आवेश नहीं लेंगे, केवल 3 लेंगे। इसका 1, और एक एल्यूमिनियम पे बताओ कितना था +3, 2 एल्यूमिनियम पे कितना आया था बच्चों हमारा 6 था ना, +6, और सल्फर पे आया था -6, तो मैं इसे एक ले लेता हूँ इनमें से बस 6। तो लवणों के लिए एन फैक्टर तो सबसे आसान होता है, देख लो बच्चों आप। लवणों के लिए तो कुल धनावेश ले ले या कुल ऋणावेश ले ले, बट आवेश शामिल नहीं करना, मतलब उसका मान लेना है, मैग्नीट्यूड बोलते हैं कि हम उसकी केवल वैल्यू लेंगे। ठीक है बच्चों, अब ये बता देता हूँ आवेश शामिल नहीं होता, मतलब आवेश शामिल क्यों नहीं करते हम, मतलब निगेटिव नहीं लेते हम, निगेटिव वैल्यू क्यों नहीं ले पाते हम। क्लियर होगा बच्चों आपको, एक बार थोड़ा अच्छे से समझे, आपको समझ आ जाएगा। कोई भी यौगिक ले लो, उदाहरण के लिए आप उनकी चेक कर सकते हो कि हमेशा यौगिक क्या होते हैं, सभी प्रकार के यौगिक उदासीन होते हैं, ये सभी यौगिक है ना हमारे। अब बता देता हूँ मैं आपको, नोट डाउन प्लीज़। देखो बच्चों कैसे होता है। अब हम एन फैक्टर ऋणावेश नहीं हो सकता है, एन फैक्टर कैन नॉट बी निगेटिव, या एन फैक्टर कैन नॉट बी टेकन निगेटिव। एन फैक्टर हम कभी ऋणावेश नहीं ले सकते, मतलब ये निगेटिव नहीं होता, मतलब ऋणावेश नहीं होता है। अब इसका क्या मीनिंग है समझते हैं। अब आप बताओ तो ये कहाँ यूज़ होता है, इक्विवेलेंट मास यानी कि तुल्यांकी भार बराबर मोलर द्रव्यमान अपॉन एन फैक्टर। अगर एन फैक्टर की वैल्यू बच्चों निगेटिव है, कैसी है इसकी एन फैक्टर की वैल्यू निगेटिव, तो ओवरऑल वैल्यू कैसी आएगी हमारी, क्या आएगी नेगेटिव वैल्यू आएगी, एक ऋणावेश मान होगा हमारा। और ये क्या है हमारा तुल्यांकी भार है, तो ये भारी एक प्रकार का, और कोई भी भार हो वो कभी भी माइनस
नहीं हो सकता, बाहर माइनस में हो तो हो ही नहीं सकता कभी भी। और जब बाहर माइनस में नहीं हो सकता तो एन फैक्टर को माइनस ले सकता, क्योंकि ऊपरला क्या हमारा मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान तो कभी भी माइनस नहीं हो सकता क्योंकि वो भी बाहर ही है। जब ये निगेटिव नहीं हो सकता और इसे हम निगेटिव ले नहीं सकते। अगर ये ऊपरले वाला निगेटिव हो सकता था तो हम इसे सोच भी सके थे क्योंकि ये कैंसिल हो सकता था, बट दोनों में से कोई भी निगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि तुल्यांक की बार हमें कभी भी बाहर निगेटिव नहीं होता है। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो आपको एन फैक्टर की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं लेनी होती है। अब किसके लिए देखते हैं हम? आक्सी कारक के लिए। ये सबसे कम आता है, सबसे कम आता है, बट फिर भी बताना पड़ता है क्योंकि एक साल यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था और वो क्वेश्चन बहुत ही कम बच्चों ने किया था, तो वो देख लेते हैं एक बार। आक्सी कारक के लिए एन फैक्टर किसके लिए देख रही है? आक्सी कारक के लिए। अम्लों के लिए अम्लों के लिए उसके लिए, अक्षारों के लिए, इनके लिए, सबके लिए देख लिया आक्सी कारक। बच्चों अभी आपको आक्सी कारक के बारे में नहीं पता होगा कि हम आक्सी कारक कैसे बोलते हैं। आक्सी कारक वे पदार्थ होते हैं जो दूसरों को आक्सीकृत करते हैं और खुद अपचयित हो जाते हैं। अब ये जो मैंने आपको बोला ना, ये भी आपको समझने आएगा। अगर आपने रेडॉक्स अभिक्रिया का एक चैप्टर होता है 11th में, अगर वो पढ़ रखा है तो आपने समझ गए होंगे क्या होता है। बट आप टेंशन मत लो, 2 चैप्टर है हमारे, विद्युत रसायन और डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक तथा ब्लॉक के तत्व, 2 ही चैप्टर होते हैं। वहाँ पे पूरी डिटेल के अंदर सिखाऊंगा कि आक्सी कारक क्या होते हैं, डी ब्लॉक ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। मतलब आपको कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएंगी कि आक्सी कारक को एकदम पहचान लोगे आप। तो अभी आप केवल इसे देखें, मतलब याद, मतलब ये नहीं पूछे कि आक्सी कारक ये क्या है, इससे पता लगा हमें कि आक्सी कारक है। जैसे आपने अम्ल को पहचान लिया, अक्षार को पहचान लिया, लवण को पहचान लिया, आक्सी कारक को भी पहचानने में आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि अभी आपको इनके बारे में नहीं पता। बट मैं आपको खुद सिखाऊंगा। KMnO4, K2Cr2O7, बहुत सारे कंपाउंड है जो आक्सी कारक की तरह कार्य करते हैं। बहुत सारे यौगिक हैं हमारे जो आक्सी कारक की तरह कार्य करते हैं। अब KMnO4 वाला जो आक्सी कारक है सबसे ज़्यादा फेमस है हमारा। KMnO4 का नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवाई के नाम से भी जाना जाता है इसे। अब यहाँ पे इससे जो क्वेश्चन आया था वो भी बताता हूँ साथ साथ ही, और ये कैसे क्वेश्चन देता है वो भी बता देता हूँ। बहुत ही कम क्वेश्चन आता है। जो KMnO4 है वो एक आक्सी कारक है, पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4 इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, आक्सी कारक है हमारा, ये अलग अलग माध्यम में अभिक्रिया करता है। माध्यम हमारे कैसे हो सकते हैं? हमारा अम्लीय माध्यम हो सकता है, मतलब हम किसी अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई, अभी मैंने आपको अम्ल बताई। हमारा क्षारीय माध्यम हो सकता है, हम किसी क्षार की उपस्थिति में कराए। और उदासीन माध्यम हो सकता है जिसमें हम जल वगैरह की उपस्थिति में भी करा सकते हैं। ठीक है, मतलब उदासीन होना चाहिए। अगर हम KMnO4 को अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया कराते हैं और एक बार कहीं में, एक बार अक्षारीय माध्यम में कराते हैं, अलग अलग माध्यम में KMnO4 की अभिक्रिया कराई जाती है। KMnO4 हमारा डी ब्लॉक का टॉपिक है बच्चों, पूरा डिटेल टॉपिक है, तो वहाँ पे इनकी सारी रिएक्शन कराई जाती है और समझाई भी जाती है। तो जब वहाँ पे बताई जाएगी ना तो वहाँ पे रिएक्शन क्लियर हो जाएगी आपको। अभी तो आपको केवल एन फैक्टर के बारे में बात करनी है। मैं इसी वजह से नहीं बता रहा क्योंकि चैप्टर भी हमें ये, मतलब ये टॉपिक हमारा बहुत लेंथी हो जाएगा यहीं पर, जबकि ये पूरा डिटेल में वहाँ पर डी ब्लॉक में अच्छे से समझ आ जाता है। अम्लीय, अक्षारीय और एक बार किस में? उदासीन में। Mn पे जो चार्ज होता है ना वो होता है +7। Mn पे कितना चार्ज होता है? +7। ये अभी सब सिखाऊंगा मैं आपको बस एक बात यहाँ से याद रखनी है, बस वही इंपॉर्टेंट होगी जो मैं लास्ट में बताऊंगा, आप थोड़ा समझे अभी। अब आक्सी कारक के लिए एन फैक्टर किस बात पर निर्भर करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं। क्या हुआ है बच्चों? ट्रांसफ़र। कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए? स्थानांतरित होने का मतलब इस पूरी रिएक्शन के दौरान जब ये अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हमारे शामिल हो गए। तो मैं आपको बता देता हूँ, और ये हमारा इसमें कितने होते हैं? 1, इसमें होते हैं हमारे 3 और इसमें होते हैं हमारे 5। ठीक है बच्चों, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। इसमें कितने? 1 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। ये सब आपको रिएक्शन देखते ही पता लग जाएगा, अभी टेंशन मत लो आप। जब ये रिएक्शन देखोगे ना तो आप खुद ही बताओगे सर 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। जब मैं इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा ना तो वही इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। तो अभी आपको इस पर ध्यान नहीं देना। यहाँ पे कितने होंगे बच्चों? 5 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। अब देखते हैं अब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये देखो, अब जैसे मैं आपको इसे याद करा देता हूँ। मेरे पास में एक ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप इसे ज़िंदगी भर भी नहीं भूलने की। आप याद रखना, बना
आप हिंदी मीडियम के हो तो आपको थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है वैसे ट्रिक, बट आप भी इसे याद रख पाओगे अगर थोड़ा सा कोऑपरेट करोगे। बनना 135, रिवाइज करो, बोलो एक बार जहाँ पे बैठे हो, बनना 135, BNA, बनना 135, बनना 135, बनना 135। आपको 135 ही बोलना है क्योंकि इससे मतलब जल्दी याद हो जाता है, बनना 135। अब बी क्या होता है बच्चों हमारा, बी होता है हमारा बेसिक, और बेसिक बोलते हैं हम अक्षार्य माध्यम को। ये न्यूट्रल होता है हमारा उदासीन, न्यूट्रल कर दिया, उदासीन हो गया। ये होता है हमारा एसिडिक, अम्लीय, ए से अम्लीय भी आप याद रख सकते हो, एसिडिक। ये क्या होता है हमारा अम्लीय। अब देखो बच्चों आप बेसिक में कितना, 1, यानी कि अक्षार्य में 1, अक्षार्य में बच्चों कितना 1, न्यूट्रल में कितना बच्चों हमारा 3। ओहो ये मैंने गलती कर दिया, बना न्यूट्रल में कितना होता है बच्चों हमारा, न्यूट्रल में होते हैं हमारे 3 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित। ये रिएक्शन से आपको पता लग जाएगा, अभी तो आप केवल रट रही हो इसे। 3 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। एसिडिक में कितने होते हैं बच्चों 5, एसिडिक में अम्लीय में कितने होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। बना 135, ठीक है बच्चों, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बना 135 आप याद रख सकते हो। इसी के लिए KMnO4 के लिए स्पेशली क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या था वो। वैसे वो डी ब्लॉक का क्वेश्चन है बट उसका रिलेशन यहाँ पे भी है क्योंकि एन फैक्टर एक यहाँ का टॉपिक है, वैसे उन्होंने वहाँ का क्वेश्चन पूछा था। आप इसे याद रख पाएंगे आसानी से, ये कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। ये डी ब्लॉक क्लियर होने के क्वेश्चन क्या था बच्चों हमारा, KMnO4 के लिए अम्लीय, अक्षार्य और उदासीन, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, अम्लीय, अक्षार्य और उदासीन। अब बना 135 है ना बच्चों, बना BNA, यही था ना बना 135। अब KMnO4 का जो M0 होता है वो कितना होता है 158, 158। इसमें K का, Mn का और O का, ये चारों के नीचे दिए गए थे और K का रखे, Mn का रखे और ऑक्सीजन को 4 गुना रखे, टोटल सम कर लो तो कितना आता है 158 आता है। अब तुल्यांकी भार निकालने के लिए बोला था उन्होंने, क्वेश्चन क्या था वो रिपीट कर देता हूँ मैं। KMnO4 के लिए अम्लीय, अक्षार्य तथा उदासीन माध्यम में तुल्यांकी भार की गणना कीजिए। अब जब आप सॉल्यूशन करोगे तो सबसे पहले हम किसके लिए देखेंगे, अम्लीय के लिए, अम्लीय के लिए, अम्लीय मतलब एसिडिक। तो क्या फॉर्मूला होता है EM/M0/N फैक्टर। M0 कितना है इसका 158 अपॉन N फैक्टर कितना है बच्चों हमारा 5। सॉल्यूशन करो, 31 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा, अक्षार्य माध्यम के लिए, किस माध्यम के लिए, अक्षार्य माध्यम के लिए M0 कितना, तुल्यांकी भार ज्ञात कर रहे हैं हम। M0 कितना है 158 और अक्षार्य माध्यम में कितना होता है 1, तो कितना आएगा 158 ही आएगा। तीसरा बच्चों कौन सा है हमारा, उदासीन माध्यम के लिए, उदासीन में कितना होता है बच्चों हमारा EM/158/3 है ना बच्चों, 52 पॉइंट समथिंग आएगा। आप देख लेना आप इसे। एक क्वेश्चन यहाँ से थ्योरेटिकल पूछा जाता है कि KMnO4 के लिए किस माध्यम में, KMnO4 के लिए किस माध्यम में उसका तुल्यांकी भार उसके अणुभार के बराबर होता है, मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है। देखो तुल्यांकी भार कितना है हमारा 158 और इसका अणुभार भी कितना है 158। अभी किस माध्यम में है, अक्षार्य माध्यम में। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, आज हमने नॉर्मलता पूरी सीख ली है। नॉर्मलता में अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, तब आपको बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल समझ आ जाएंगे। यहाँ तक आप अच्छे से कवर कर ले। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे से कवर करें बच्चों, ठीक है। थैंक यू।